एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, कॉल इन डे है। आपकी बात सुनेंगे कामरान अली नवाबशाह से। हमें सबसे पहले हस्बे मामूल कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेतहाशा बढ़ रही हैं कीमतें, IMF की बरकतें हैं 400, बोलबाला हो रहा है आपका। थैंक यू इमरान, सो मच थैंक यू। ये आपने कॉमर्स मिनिस्टर इमरान खान के बारे में कहा है या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में? क्योंकि काफी फर्क है। मैं महंगाई काबू करने के अंदर जो है ना, हुकूमत बिल्कुल फेल हो गई है। इस बार ना तो किसी वजीर तिजारत को या वजीर टेक्सटाइल को बरतरफ करने की जरूरत नहीं, इस बार वजीर आजम खुद यूटर्न लें और सीधा निकल लें। चलें। तो क्या उनके निकलने से महंगाई नीचे आ जाएगी? बिल्कुल इसी तरह होगा कि जो इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी कौम है ना, वो अब कोई नया तजर्बा करेंगे। ठीक है, मुझे वैसे लेकिन कामरान साहब, अगर इमरान खान वजीर टेक्सटाइल और वजीर कॉमर्स को बरतरफ कर दें तो आपको क्या मसला है? सर उसमें भी ये है कि अवाम को तसल्ली तो हो सकती है, मुझे तसल्ली नहीं होगी जब तक वजीर आजम यू टर्न लेके खुद सीधे नहीं जाएंगे। चलें ठीक है, चलें ठीक। आप इनको 3 बताएं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगने लग गया है कि कामरान भाई को पीटीआई हुकूमत पसंद नहीं है। अब कोई फीलिंग आ रही है? मुझे आज ये फीलिंग आ रही है, पहले शायद नहीं है मुझे। चले एनीवे, अगले कॉलर हैं हमारे रहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? सर जी अच्छा, पहले तो मैं करूंगा अफसोस कि जी शौकत अली साहब एक और पाकिस्तान का जो सितारा था, जो सुपरस्टार थे, वो आज अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनके मामलात, कब्र के मामलात को आसानी का मामला में तब्दील करे। अच्छा, आज मैं एक बात करूंगा कोरोना वैक्सीन के हवाले से। मैंने स्टैटिस्टिक देख के अफसोस भी हुआ कि जी पाकिस्तान में जो रेशो आ रहा है कि जो पाकिस्तान से कम डेवलप कंट्रीज है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और नेपाल है, वहाँ पे 3 to 5% हो रही है। हमारे पास 0.1% तकरीबन, मतलब 100 में एक आदमी भी नहीं हो रहा, आधा आप आदमी लगा लीजिए। इस पे मेरी 2-3 सजेशन है। एक मैं खुद इनिशिएटिव ले रहा हूँ और मैं भी आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई रिजर्व फंड होते हैं, चले ना हो, डैम फंड जिस तरह उन्होंने जबरदस्ती खींचा था, मांगा था, काटा था, अगर वो अवाम से अपील करेंगे तो अवाम, ये जाहिर है कि सबकी पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी मौत का मसला है, खुशी खुशी देंगे, सब देंगे। ये जो हमारे सारे MNAs, MP, सेनेटर, वजीर आजम और ये जो मुशीर वजीर हैं, ये अपनी 1-1 महीने की तनख्वाह दे दें। ये बात आखिरी चीज मैं कर रहा हूँ, जो मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ। मैंने अपना जवाहर कोड़ो साहब, मुबशिर साहब और वसूल साहब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और मैं आपके प्रोग्राम से कह रहा हूँ कि मैं जैसे ही ये प्रायोरिटी आएगी 20 लोगों की स्पॉन्सर मैं करूंगा और मैं अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर रहील भाई, आपको कितना कर सकते हैं? सुनकर खुशी होगी कि स्पुतनिक तो पहुंच गई है और उसकी इंजेक्शंस भी लग रहे हैं और अब मेरा ख्याल है कि कैंसाइनो भी प्राइवेटली आपको अवेलेबल होगी, तो अनकरीब आपको ये सब कुछ करने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट आप अभी भी कर सकते हैं अगर। और पता है वैक्सीन के मामले में ये नहीं है कि हमें कोई फ़ंड कायम करना है। हुकूमत के पास $250 मिलियन पड़े हुए थे, मगर जैसे हमारे यहाँ रिवायती तरीक़ाकार होता है कि जब फ्री में आ रही है तो फिर ना उस वक्त हुकूमत को पता था, ना ही उनकी कोई प्लानिंग थी और ना ही शायद हमें भी नहीं पता था कि तीसरी लहर जो है कोविड की वो इतनी स्वेयर हो जाएगी कि जहाँ जहाँ से वैक्सीन आनी थी वहाँ से रोक ली जाएगी। मसलन जो गावी के तहत हमें इंडिया से मिलनी थी, 4.5 करोड़ वैक्सीन्स मिलनी थी और वो मार्च के महीने में ही आनी थी, मगर नहीं आई। और क्योंकि इंडिया में केसेस इतने ज़्यादा हो गए कि 70,000 से तजावुज़ कर गए वहाँ डेली केसेस, तो उन्होंने रोक ली। तो हमारे पास कोई दूसरा प्लान नहीं था और ये बदकिस्मती है हमारी हुकूमतों की कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो तो देखते ही नहीं है ना। वो प्लान A को रख के और उसको ड्रम पीटना शुरू कर देते हैं और उनके पास कोई प्लान B नहीं होता। मगर फ़ंड इस वक्त रखने से कोई फ़ायदा उस तरह से होगा नहीं, क्योंकि वैक्सीन लोकली तो अवेलेबल है नहीं, आपको इंटरनेशनल मार्केट से उठानी पड़ेगी। अब इंटरनेशनली क्योंकि तीसरी लहर हर जगह पाँव जमा चुकी है, तो जहाँ जहाँ ये बन रही है वो मुल्क जो है अपने मुल्क के अंदर जो है इस वक्त उसकी प्रायोरिटी ये है कि वहाँ पहले लोगों को ये लगा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लगा दें, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कम है वैक्सीनेटेड लोगों की परसेंटेज और बाकी जगह
खासी ज़्यादा है। अच्छा, आप इस पर तनकीद भी नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि अगर हमारे यहाँ वैक्सीन बन रही होती, ठीक है, तो हम अभी भी यहाँ पे बैठ के कह रहे होते कि सर पहले अपनी ज़रूरत पूरी करें, फिर आप बाहर भेजें। तो ऐसा ही है, दुनिया ऐसी ही चलती है। अगले कॉलर हमारे सईद रशीद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे मिजाज हैं? मैं आपके प्रोग्राम की तरह जरा हट के बात करूंगा सर। लेकिन दुनिया में जब भी पेंडेमिक आए, जैसे मलेरिया आया था और स्पेन फ्लू आया था, ये कभी आपने गौर किया कि कितने पेशेंट्स को हुआ था और कितनों ने टेस्ट कराया था? जो सेविलिटी नापी जाती है वो सिर्फ डेथ टोल से की जाती है, कितने लाख लोग मर गए, इतने लाख लोग मर गए। अब मैं आपको ये बताता हूँ, हमारे यहाँ डेंगू आई थी आज से काफी साल पहले। 6000 केसेस हुए पंजाब में, 3000 उसमें से पॉजिटिव आए, 45% पूरी दुनिया में उधम मच गया। आज भी 10,000 केस डेंगू के आते हैं मगर मरते 2-3 लोग ही हैं, तो किसी ने पूछा भी नहीं। अब मैं आपसे कहता हूँ 2 महीने पहले ये हमारी गवर्नमेंट, ये असद उमर और बड़े बड़े बुखरात और वो डॉक्टर अताउर रहमान साहब, 1000 पॉजिटिव आ रहे थे और उसमें से डेथ कितनी हो रही थी? 60-50, विच इज 6%, विच इज वेरी वेरी हाई 6%, और उसको कह रहे थे कुछ भी नहीं है। और अब आजकल जो है वो आ रहे हैं 5000 पॉजिटिव और डेथ हो रही है 70, जो कि 0.5% है। आज अमेरिका के अंदर और इंडिया और ब्राजील, ये 3 हाई वाले मुल्क हैं, इनके अंदर जो डेथ रेट है वो 1.1% है। और पूरी दुनिया के अंदर 1,12,00,000 पे सिर्फ 97.3% माइल्ड हैं और 0.3% सीरियस हैं। अब मुझे बताइए, 90,000 पूरी दुनिया में सीरियस हैं और वो सीरियस भी 90 में से 70 से प्लस वाले जो हैं 80,000 हैं, बाकी 10,000 दूसरे लोग हैं। हम बैठ के ढोल पीट रहे हैं सीरियस हो गए। सही साहब, सॉरी, मैं यहाँ पे आपको देखिए, हमारे यहाँ क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद जो है जो वेंटिलेटर पर हैं और क्रिटिकल हैं वो 3000 से तजावुज़ कर गई है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ कोई जो है ना बहुत कमी हुई है मोर्टेलिटी के अंदर। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इस वक्त ख़ुसूसन पंजाब में, इस्लामाबाद में और खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ जगह नहीं मिल रही हैं। तो जो स्ट्रेस पड़ा है, अब जाहिर है हम अमेरिका की तरह हमारा उस तरह का हेल्थ का सेटअप नहीं है, तो हर हेल्थ की जो हर मुल्क की अलग सिचुएशन है। जहाँ तक आपने बात की कि ये इतनी परसेंटेज आ रही है और इतनी फैटिलिटीज़ हो रही हैं, तो मेरे भाई हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी तो आप देखिए, हम 40,000 से लेके 50,000 तक टेस्ट करते हैं डेली के, उसमें से हम ये चीज़ निकाल रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहें, और देखिए मौत जो है, मौत होना क्राइटेरिया इसका नहीं होती कि बीमारी ख़तरनाक है। इस वक्त कितने ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में मर चुके हैं, सबकी सब जो है इस चीज़ के ऊपर। इनका एंड पॉइंट था क्या, ये कहना क्या चाह रहा था? इनका ये ख्याल था कि ये पहले जो है जब हमारी फर्टिलिटी रेट जो है वो ज़्यादा था और अब कम है, क्यों मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। ये जो फर्टिलिटी रेट है ना, आई मीन आपने इसका जिक्र किया, मैं थोड़ा सा आपको एक ज़ाती मिसाल देना चाह रहा हूँ आज की ही। ऑफिस आने से पहले मुझे एक इत्तला मिली, एक दूर के रिश्तेदार हैं, वो बिहाड़ी में रहते हैं, ठीक है, कोरोना नहीं था उनको टाइफाइड था और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, जाहिर है, जो जिस लेवल की उनकी तबीयत ख़राब थी। वो उनको ले जाना की कोशिश की मुल्तान कॉल की, मुल्तान के अस्पतालों ने कहा कि सर हम फुल हैं, ठीक है। लाहौर कॉल की, लाहौर में तो पब्लिक प्राइवेट दोनों फुल हैं। उनकी जान चली गई। मुझे यहाँ कुछ घंटे पहले ही ये खबर आई है, तो फिर मैं यहाँ आया हूँ। अब उनको कोरोना नहीं थी, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से जो हेल्थ केयर सिस्टम पर स्ट्रेन आया है, हाँ, वो अगर ना होता तो शायद इनकी जान बच जाती। ये एक मिसाल है जिनको मैं जानता हूँ, इस तरह के कितने और लोग हैं। तो सिर्फ डेथ रेट को देखना ये फिर एक इनकम्प्लीट एनालिसिस हो जाता है। सर आसिफ सुहेल साहब हैं, शहाद सिद्दीकी हैं। वालेकुम अस्सलाम जी शाहद साहब। सर आज मैं आपको पहले बात तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को आप लोग इस बात पे मुबारकबाद नहीं दे रहे कि अपने पाकिस्तान में हम चीनी नहीं ढूंढ पाए, हमने जाके इंडिया में तो 5 लाख टन ढूंढ ली। पहली बात तो ये, ठीक है, वो हो गया। दूसरा, हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसला करते हैं ना, लोग सब्र नहीं करते। 2 दिन बाद ये वी टर्न ले लेते हैं, यू टर्न नहीं। अब वी टर्न में क्या होता है, ये विक्ट्री भी हो जाती है इनके नाम पे और टर्न का टर्न हो जाता है। तो अब इसलिए इतनी जज्बात में आके कौम निकल गई कि ये गद्दार वो गद्दार, छोड़ दें। 2 दिन सब्र कर लिया करें, 2 दिन बाद यू टर्न नहीं लेते, अब ये वी टर्न।
वीकेंड में कैसे हमने 2 दिन की विक्ट्री ली, अब इस पे आपका ठीक है सर, ठीक है, आपने कह दिया। कल ही हम ये कह रहे थे। आसिफ सोहेल साहब हैं, कहाँ से? इस्लामाबाद। जी आसिफ साहब जी अस्सलाम वालेकुम सरार खोड़ साहब, मुबशर अली साहब और वसुतुल्लाह खान साहब, आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इस तरह की प्रोग्राम आप करते रहें और आवाम को बताते रहें कि मौजूदा हालात क्या हैं और हुकूमत क्या कर रही है और हमारी आवाम का। आप फरमाइए सर, टू द पॉइंट आइए प्लीज। जी मेरी आवाज़ तो सही आ रही है? जी बेहतरीन आ रही है जी। मैं सिर्फ अर्ज करना यही चाहता हूँ कि मैं हुकूमत पे बात करूँ या कोरोना पे। मुझे तो 4 साल हो गए इंग्लैंड से आए हुए, तो सिर्फ थोड़ी सी अर्ज ये करता चलूंगा कि ना खुदा मिला, ना वो साले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। मैं सिर्फ इस बात से करता हूँ कि अगर हुकूमत पे बात करें तो सर बहुत सी चीजें ऐसी है, कोरोना तो बहुत दूर लेके जाए। मैं भी काम करता रहा हूँ, बहुत से मुल्कों से मुंसलिक रहा हूँ। नीचे हमारा जो काम हो रहा है, किसी थाने में जाके पूछें, सुबह से मैं इस्लामाबाद से गुजरा खान तक चक्कर लगा के आऊँ, खुदा की कसम एक तो खान बंद नहीं है, लोग बिल्कुल बगैर मास्क के हैं। मुझे ये बताएं नीचे DPO, SHO, DSP, ASI थाना कर क्या रहा है, मुझे ये बताएं। देखें ना, अब आप बताएं कि बिल्कुल लोग बैठे हुए हैं चाय की प्यालियां लेके, बिल्कुल आप सुबह कैमरा लेके आए, दिस आई एम एन ऑनेस्ट, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। लेकिन सर बात वही है कि नीचे से जब आप बेस पे नहीं काम करते, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा घर आप खड़ा कर सकते हैं? हमने दुनिया देखी है। 96 में जस्टिस साहब का नाम लिया था, मैंने कहा सर क्या ये बदल जाएगा पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा सर बदल जाएगा। मैं अभी 26 ईयर बाद वापस आया हूँ, सब कुछ छोड़ के, बड़े नारे, बड़ी चीजें लेके आए थे सर, हाथ खड़े हैं। मैं सही कह रहा हूँ, कह रहा हूँ, हमारे बच्चे वहाँ, हम सब कुछ बिल्कुल खुदाफिज करके इस वतन के लिए इसीलिए आए थे कि अब इसी पे मरना है, इसी पे जीना है, यही मिट्टी है, यही सब कुछ है। लेकिन जब लड़ना पड़ता है, हमें हर जगह पे किसी न किसी की सिफारिश लेके जाना पड़ती है, किसी को गलत प्रूफ करके सुबह फिर जब उन्हें बैठते देखते हैं तो सर यकीन करें इस तरह मायूसी सी है कि तो फिर वो कोई बात है, पुत्र हटाते नहीं देते, सौदा नगदो नगदी, तो वो बात वहीं आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल आपने खुद इतना कंप्लीट तज्जिया दे दिया है कि क्या कहें। इसीलिए पूरी कश्तियाँ जलाने से पहले थोड़ी सी कश्तियाँ जलानी चाहिए थी, यही कह सकते। और अपनी कश्ती नहीं जलानी चाहिए, या लकड़ी लकड़े कश्तियों की कहीं ना कहीं काम आई जाती। ज़रमीना खान है कोयटा से। जी ज़रमीना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जी। और मैं फाटा के स्टूडेंट्स के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि वो पहले तो बावलपुर में जो यूनिवर्सिटी है उनके वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया कि उनके जो सीट्स है, जो फाटा की जो रिजर्व सीट है, उन्हें बहाल किया जाए। फिर वो लोग लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने मुजाहरा कर रहे हैं और अभी पिछले 1 दिन से वो भूख हड़ताल पे गए। उनका सिर्फ ये मुतालबा है कि वो उनके जो सीट है वो बहाल किए जाए। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये गुजारिश करना चाहूँगी हुकूमत से कि उनके मुतालबात को फौरी तौर पर मान ले। ठीक है, हमने इस पर पहले भी बात की थी, लेकिन जाहिर है कि मसला वहाँ का वहीं ताल पे बैठे हुए हैं। कुछ अश्योरेंस तो दी गई थी, मुझे याद है। हाँ, अश्योरेंस दी गई थी, जाहिर है कि उस पर कुछ हुआ नहीं। याद होगा उसके बाद वो अश्योरेंस दे दी जाती है बाद में वक्ती तौर पर टालने के लिए। बहरहाल ये इशू हम अच्छी बात है कि मसला वहीं का वहीं रहता है। अच्छी बात, कम कुछ तो है जो वहीं का वहीं रहता है, क्या नहीं है जो वहीं का वहीं रहता है। एक वक्फा ले। वेलकम बैक। अली शेर साहब हैं मर्दान से। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे तरफ से आप तीनों को बहुत बहुत फिर भी सलाम। आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाते हैं सर। नंबर 1 बात तो है कि आपको पता है, सब भाई आप लोगों को बोलते हैं कि महंगाई ने बहुत ज्यादा हालात खराब किए हैं। इसमें ये तो शुक्र है कि लोग अभी तक डाकों पर नहीं पड़े। दूसरी बात सर ये है ना कि परसों आप लोग के जो प्रोग्राम में तारिक बशीर चीमा साहब ने जो अपने आप का दिफा किया, डिफेंड किया, मुझे बहुत दुख लगा। मतलब है कि एक वजीर होकर, या पता नहीं ये PTI वालों को सबका हर टॉक शो में दिफा ऐसा करते हैं, पता नहीं इस लोग कोई तजुर्बा है या काफली का है वो, लेकिन
चलिए। हाँ सर, तारिक तो नाकाबिले तस्खीर दिफा इसे कहते हैं। हाँ सर, मैं आप लोगों का प्रोग्राम सर 4-5 साल से देखता हूँ, लेकिन जब परसों ये काप लीग का वजीर साहब है, वफा के वजीर, उसने जब वो बात किया मुझे बहुत दुख लगे। मतलब है कि एक वजीर ऐसा डिफरेंट, हम तो उसका नकल करते। दूसरी बात सर, शार्ट करता हूँ आपका प्रोग्राम। दूसरी बात सर यह है कि इस पीटीआई वालों को तरीका नहीं आता है। इस लोग को पता है, इस लोग का तजर्बा है। तजर्बा ऐसा है कि इस लोगों ने पहले इंडिया के साथ चीनी का रोला मचा दिया, सलाह किए, फिर बाद में जो है ना खुद ही तिजारत का नाम लिया, खुद ही तिजारत खत्म कर दिया, और खुद ही जो है ना इस लोगों ने बोला कि पहले 1-1.5 साल 370 जब उसने हटाया, इस लोगों ने 2-3 दिन जो है ना मगरमच्छ के आंसू रोए, जुम्मे को हड़ताल करेंगे, ये करेंगे, खामोश हो गए। अभी इस लोगों ने बोला शायद ये तो पाकिस्तानी इस लोग भूल जाते, इस लोगों ने अचानक ये तिजारत वाला मसला निकाल दिया, शायद लोग शोर न मचाए तो हम कर लेंगे। तो सर आप लोग खुद सोचे। हाँ, लेकिन पता है अली शेर साहब, मसला सारा ये है कि किसी ने शोर भी नहीं मचाया था। शोर मचाने का वक्त ही नहीं मिला किसी को ना। और सबसे जो फनी बात है कि कल ही इस पे बात कर रहे थे, कल ही था ना, पता नहीं लगता कि 2 हफ्ते गुजर गए। तो आप ही कह रहे थे ना कि जी क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पे इमरान खान ने जिस तरह देखा होगा चीज़ों को, जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने कैबिनेट की सदारत की होगी तो उनका विजन जाहिर है और बड़ा हो गया होगा, उन्होंने बाकी एस्पेक्ट भी देखा। अच्छा, अब ये तो ये तंज था एक तरह का। आज मोहित यूसुफ साहब ने एग्जैक्टली यही बात की है कि सर एज अ कॉमर्स मिनिस्टर ही सेंट इट फॉरवर्ड एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर ही नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन जो बुनियादी सवाल है इसमें, उसका जवाब किसी के पास नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? सवाल तो ये है ना सर। ये मैं बात मानने के लिए तैयार हूं सर, कॉमर्स मिनिस्टर का जॉब है कि यू फॉरवर्ड इट टू द कैबिनेट, बिल्कुल सही। उस वक्त नहीं आप कह सकते कि सर हमाद अजहर को जरूरत क्यों पेश आई, हमाद अजहर को जरूरत क्यों पेश आई। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। मकबूल अहमद साहब हैं हैदराबाद से। जी सर। वालेकुम सलाम सर। मेरा सवाल ये है कि जब भी सेंटर में गवर्नमेंट जो भी आती है पीपल्स पार्टी के अलावा, जी जी जी, तो सिंध वालों के साथ बड़ा एहतसाल हो जाता है। अच्छा। उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हो जाती है। मसलन एक लाखड़ा पावर हाउस हमारा एक सिंध में है, जी बिल्कुल, वो अरसा दराज से बंद है। सस्ती बिजली पैदा करने वाला, कोयले, लोकल कोयले पर पैदा करने वाला बिजली का पावर हाउस, अरबों रुपए खर्च हुए थे उस पर बनाने पर, और अभी बिल्कुल ही बंद पड़ा है। कोई भी वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं है, न कोई प्राइवेटाइजेशन, न कोई चीज वहाँ पे, ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। लाखों रुपए की मिल्कियत है, असेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो सर ये कब से बंद पड़ा हुआ है? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, यानी पिछली हुकूमत में? नहीं, इस हुकूमत में। अच्छा। जैसे 2.5 साल हो गए जैसे ये हुकूमत आई उसी टाइम। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूं कि इसके लिए कुछ तो करें ना। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, जहां पे लाखों लोग लेबर इन्वॉल्व है, जो कोयला निकालती है, वो उसके अलावा जो पावर हाउस में काम करते हैं, लाखों लोकल कोयला है, सस्ती 7 रुपए पर यूनिट हमारी कास्ट होती है। मकबूल साहब, आपको कुछ मतलब ऑफिशियली क्या कहा गया है कि ये क्यों बंद है, कुछ पता है आपको? सर कुछ भी नहीं, कोई भी पता नहीं पड़ रहा है कि क्यों बंद कर दिया गया। अच्छा, और लाश है, पता नहीं लाश है, लाश एक बार फिर आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं? लाखड़ा कोल। ओके फाइन, लाखड़ा कोल पावर प्लांट। ठीक है सर, देखते हैं और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई जवाब निकालते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। अगले कॉलर सबून वजीर हैं वाना, जनूबी वजीरिस्तान से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम सर। जी भाई। सर मैं सबून वजीर साहब वाना से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, आपके पास अगर टेलीविजन चल रहा है तो प्लीज उसकी आवाज बंद कर दें। ठीक है, बस उसका बंद किया सर। शुक्रिया। जी सर, फरमाइए। सर मैं तकरीबन पिछले 3 साल से आप लोगों को कॉल करता हूँ, तो हमारी जो इश्यूज है उसके मुतालिक सर, तो ये बताइए सबून साहब, 4G सर्विस आ गई आपके पास या अभी तक नहीं आई? सर जो हमारा एरिया है आजम वर्षा का सर, वहाँ पर अभी तक नहीं आई है, मगर ये कि दीवार पे चढ़ना या कोई ऊंची जगह पे बैठ के आता है सिग्नल, वरना नहीं। ओके, ठीक है जी सर। वो तो सर आ गई है सर। हम तकरीबन 3-4 साल से सर मैं आपको कॉल करता हूँ, क्योंकि आप ही हमारी उम्मीद है। फरमाइए।
सर हमारी ज़राअत के इश्यूज है, कम्युनिकेशन के इश्यूज है, हेल्थ के इश्यूज है सर, सिक्योरिटी के इश्यूज से छोड़ दे उन पर तो सर आप लोगों को पता नहीं कुछ मजबूरियाँ होंगी इसलिए बात नहीं कर सकते। और सबसे बढ़कर सर जो हमारी इशू है, हमारे हल्के का इलेक्टेड MNA तकरीबन पिछले 3 माह से जेल में, कभी भी सर माँ सवाई जेबी साहब के या एक दो और जो आप लोगों की तरह ब्रेव सहाफ़ी है सोशल मीडिया पर आवाज उठाते, बाकी पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जितनी भी सर कभी नहीं आई है, पता नहीं है सर। मुझे अभी याद है पिछले साल कराची में एक गद्दा मर गया था, वो 3-4 दिन तक सर वो हेडलाइन में आ रहा था। और पिछले तकरीबन हफ्ते और जनीखेल में 7-8 लाशें गिरी थी, तकरीबन 10 दिन तक वो बेचारे रोलते रहे। जब हद हो गई हुकूमती मशीनरी हरकत में आ गई। तो सर मेहरबानी फरमा कर जो हमारी एरिया है वहाँ पर आप जो ठीक है, बिल्कुल सबम साहब, जैसे आपने कहा इन दोनों वाक़यात को हमने कवर ज़रूर किया है और कोशिश अपने तय ज़रूर की है। अब हम ये नहीं कर सकते कि बाकी मीडिया को किसी तरीके से कहें कि वो भी इसको कवर करे। खेल के मुकाबले में मुझे ये वाक़े के ऊपर कोई एक्सक्यूज़ नहीं था मीडिया को कि वो इसको इग्नोर करता। मीडिया को, गवर्नमेंट को, किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं था। और ये अगेन ये नाकाबिले समझ, ये नाकाबिले समझ। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं यासिर अहमद साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। वैसे तो मैं कराची से हूँ लेकिन अभी मैं E11 इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आपकी डोमिसाइल तब्दील हो गई है जी। तो मेरे जो फादर जो है सलीम अहमद, वो कराची में रहते हैं, 86 साल उनकी उम्र है और वो पेंशनर हैं, गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं। तो अभी रिसेंटली एक मसला ये अखबारों में भी हाईलाइट हुआ है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो इंट्रोड्यूस की गई है। तो ओल्ड लोगों के साथ ये मसला है कि उनके फिंगरप्रिंट्स इतने वो खराब हो चुके होते हैं कि बायोमेट्रिक मशीनें अब जो है रीड नहीं कर सकती। तो उसके लिए उन्होंने लेटर टू एडिटर भी लिखा था डॉन में, एक दफा पब्लिश नहीं हुआ, फिर दोबारा भेजा, फिर दोबारा पब्लिश हो गया, लेकिन उसका कुछ सेक्शन जो है उन्होंने पब्लिश नहीं किया। तो मैं उस पर बात करना चाह रहा था कि दुनिया में अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेशियल रिकग्निशन और आइरिस रिकग्निशन की तरफ जा रही है। तो फेशियल रिकग्निशन में तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है कि बूढ़ों का फेस थोड़ा सा झुर्रियां पड़ जाती है उसमें। लेकिन जो आइरिस रिकग्निशन है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। तो अगर आइरिस रिकग्निशन जो है पे कुछ काम किया जाए तो दुनिया में कोई भी दो लोग जो हैं, सही बात है जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आइरिस यूनिक होती है और इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। यासिर साहब, मसला पता है क्या है कि जाहिर है अब इस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना, फिर इसको हर जगह इस्टेब्लिश करना, ये एक बहुत टाइमली और टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस होगा। आपकी बात बिल्कुल बजा है और इनफैक्ट मुझे याद है ये लेटर टू द एडिटर मैंने पढ़ा भी था, मैंने कहा कि यार ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये अभी के लिए मेरा ख्याल है किया जा सकता है कि बिल्कुल जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके उंगलियों के निशानात शायद इतने क्लियर नहीं है और नहीं रीड कर सकते, उनके लिए कोई ऑल्टरनेट आइडेंटिफिकेशन, ऑल्टरनेट बड़ा आसान है। 86 साल का आदमी है, उसके पास अपना नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ना, उन डॉक्यूमेंट्स को देख के जो है आप उसे तस्लीम कर लें, ये कर लें, मतलब एक पैरेलल चीज लगा दें उसके साथ। ये हो सकता है। आई थिंक फ्यूचर में ऑब्वियसली आइरिस रिकग्निशन की तरफ ही जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी 10 साल लग जाएंगे। हमें बायोमेट्रिक में कितना टाइम लगा यार, अभी तो बैंक्स में अभी आई है ना यार, बायोमेट्रिक भी तो नई चीज है हमारे लिए। तो अभी जब लोग डीएनए टेस्टिंग पर पहुंच जाएंगे तो हम आइरिस टेस्टिंग पर पहुंच जाएंगे। तो इन द मीन टाइम लेकिन इसका कोई तोड़ तो निकालना चाहिए। आई एग्री विद यू। रईस सलमान साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल खैरियत। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा ही कहना चाह रहा था, आप लोग तो माशाल्लाह बहुत बेकार लोग हैं, थोड़ा सा कभी इस पर भी आप प्लीज रोशनी डालिए कि अब 18th अमेंडमेंट के बाद मैं नो डाउट कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसका प्रेशर आप, मैं, हम सब लोग बेयर कर रहे हैं, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद कितना रोल प्रोविंसेस में वजीर आजम का है। चलें केपी के और आपका पंजाब तक तो आप कह सकते हैं पीटीआई गवर्नमेंट है, लेकिन सिंध में जहाँ पे बिल्कुल कोई 12-15 साल से गवर्नमेंट मौजूद है, अब तो मैं मुसल्लत तो नहीं बोलूँगा, ज़ाहिर है लोगों की दिल आज़ारी हो जाएगी,
और मतलब यहाँ पे तो मतलब यहाँ कौन सी कोई जो कितना रोल फेडरल गवर्नमेंट के एक्शंस का है जिससे इन्फ्लेशन और महंगाई, और कितना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है कि उसने कितनी एफर्ट की है। क्या यहाँ पे हल्की सहूलियत हैं, कुत्ते यहाँ पे काट रहे हैं, शहर बर्बाद हो गया 15 साल में, मतलब सारी मतलब इसकी जिम्मेदारी भी वजीर आजम पे आयद होती है। तो थोड़ा सा इस पे रईस साहब देखिए, दो इसमें जवाब तो उन्होंने खुद ही दे दिया। नहीं, और दूसरा ये भी है कि देखिए जो इनका ताल्लुक किस चीज़ से होता है, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस से होता है, डॉलर रेट से होता है, दोनों जो है फेडरल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, प्रोविंसेस का उसमें कोई रोल नहीं होता। मैं और यकीनन आपकी बात ठीक है कि सिंध में कोई मिसाली गवर्नेंस नहीं है बल्कि पुअर गवर्नेंस है, ये चीज़ सबको पता है। आई थिंक इसमें दो चीज़ें कंफ्यूज हो रही हैं। बिल्कुल गवर्नेंस की जिम्मेदारी सूबों पर है, हाँ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, ये जो सारी चीज़ें कुत्तों वुत्तों की आप बातें कर रहे हैं 100%। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो मेरे ख्याल सूबे के हाथ में नहीं है। एक सूबा मेरे ख्याल ज़्यादा ज़्यादा ये, आई डोंट थिंक कि कोई इंडिविजुअल सूबा किसी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट में तो नहीं आप शामिल हो सकता ना, कर सकते हैं, इज दैट अ फैक्ट? बिल्कुल। ओके, जहाँ तक आपने कहा कि देखिए डॉलर की रेट और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, वो भी एक तरह से फेडरल हुकूमत के हाथ में भी नहीं है। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस चली गई आप क्या कर लोगे? लेकिन जो सूबे के बस में है वो भी तो नहीं कर ये बिल्कुल, आई मीन देखिए अब इंटरेस्टिंग बात, ये आपने थोड़ी देर पहले ये खबर सुनी होगी ना, वो जो एक कोर्ट ने फरियाल तालपुर को जामशोरो कोर्ट ने जामशोरो कोर्ट कुत्तों का वाकया ज्यादा हो गए थे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दो लोगों को बेसिकली उनको हटा दिया। अच्छा, आप वो एक आर्गुमेंट दे सकते हैं कि ये तो सर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमने छोड़ी, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपने छोड़ी नहीं है और अभी है ही तो है ही नहीं ना, तो यू सी हियर्स द प्रॉब्लम ना, हियर्स द प्रॉब्लम। और गवर्नेंस का मसला जो है वो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में ही है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। लेकिन सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए कराची में पहली इलेक्ट्रिक बस तो चला दी, हाँ चला दी भी वो तो, लेकिन प्राइवेट चली है सर वो, लेकिन सिंध हुकूमत के दौर में सिंध हुकूमत इजाजत ना देती तो कैसे? गवर्नमेंट के दौर में क्या मतलब, अगर प्राइवेट यार कुछ तो दिखाने दो, मतलब सर कुछ तो दिखाने दो ना सर, ये तो ना दिखाए ना, लेकिन काम ना दिखाए, इसको दोबारा डाल दो यार। अली फखार साहब है मुल्तान से। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? सर मैंने एक अभी पिछले दिनों एक 1.5 महीने से एक कैंपेन चल रही थी और वो डीएचए और मतलब एक माइंड सेट के रिपोर्टर से जो कि आपके आर्मी और डीएचए के लिए चला रहे थे, वहाँ के आम के बागात कट रहे हैं उस तरह से हो रहा है। देखिए उसकी वजह से हमें भी बड़ी तकलीफ हुई, फिर हम गए, मतलब मैंने मालूमात थी वगैरह पता लगा था जी, वो उन्होंने, और मुझे पता था कि मैप्स में जो है ना उन्होंने इंक्लेव जो है ना अलग अलग किए हुए हैं, और जितने भी जो पेड़ है नॉर्मली वो ये कहते हैं उनका अपनी मशीनरी है वहाँ से निकालते हैं उनको जड़ों समेत और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। मगर थैंक्स ये परेशानी तो थी और चल रही थी। उसके बाद आई थिंक 27 को डॉन ने रिपोर्ट पब्लिश की, डॉन लाहौर ने कोई रिपोर्टर था, उनका मुझे नाम नाम थे, क्या नाम था उनका, तो उसमें पूरी डिटेल दी हुई है, पूरी डिटेल के कौन सी वो आपके हाउसिंग सोसाइटी है, और आज कोर्ट ने भी उसको कहा है कि क्या नाम उसका जी आप कोई नहीं ट्रक काटे जाएंगे, तो प्लीज कम से कम इस तरह की मिस रिपोर्टिंग तो नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, क्या मिस रिपोर्टिंग हुई है? देखिए आम के बाग काटने की बात हो रही थी ना, और एक ही इदारे को आप निशाना बनाए जा रहे थे। नहीं, कौन बना? हमने तो शकील, नहीं आपकी बात नहीं हो रही, आपकी बात नहीं हो रही है, आपकी बात मैं वैसे बता रहा हूँ, एक इदारे से मुराद क्या है? देखिए डीएचए की बात हो रही थी, हाँ नहीं ये अच्छा, तो आप किसकी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं? आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं या? बिल्कुल, मैं अखबारों में नहीं आया था बल्कि टीवी पे चला है, मगर उसमें डिटेल दूसरी तरह से बात गुफ्तगू की, और सोशल मीडिया पे इतनी बदतमीजी मची हुई थी उसके। सोशल मीडिया पे तो यार पता है मसला बहुत क्या है, बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है कि देखिए सोशल मीडिया पे जो भी चीज आती है ना, डिपेंडिंग के आप पहले से आपने क्या किया होता है, आप उसी लेंस से हर एक चीज को देखते हैं, तो ये तो है क्लियर। लेकिन बहुत अच्छी बात है क्या कॉरेस्पॉन्डेंट का नाम था? शकील अहमद साहब की जो रिपोर्ट थी जिसका आपने हवाला दिया है, बिल्कुल वो एक बहुत तफसीली रिपोर्ट थी, और उनको ही हमने इसीलिए बुलाया था क्योंकि देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि वहाँ की एग्जैक्ट पिक्चर क्या है, हम भी वही सोशल मीडिया ही देख रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि सिर्फ उस पर फैसला नहीं करना चाहिए, कुछ तहकीक करनी चाहिए, और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो जिसने की है तो फिर उससे बात कर लें, ये एक जनरल असूल होता है, बट अदरवाइज यू आर करेक्ट। जी वक्फा लेना है, वक्फा लेना है।
वेलकम बैक। हमारे साथ राजकुमार साहब हैं कराची से। जी भाई। हाँ सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक्चुअल में मेरी रिटायरमेंट हुई थी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन से ना, PNSC। ये लास्ट ईयर फरवरी। जी जी। अच्छा, वहाँ पे एक कैप्टन शकील साहब है, वो मतलब 60 साल के बाद 59 ईयर्स हुए तो उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली। फिर वो वहीं पे ही कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए, जबकि कानून है ही नहीं कि प्रीमेच्योर वाला को कॉन्ट्रैक्ट पे आप ले सकते। ठीक है, क्योंकि ये वो रिटायरमेंट के बेनिफिट लेते हैं, फिर वो नौकरी में एक हायर सीट पे आ गए। फिर इसके साथ ये हुआ था कि इसकी अपील मैंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में जो उनकी वेबसाइट है उस पर भी लॉन्च किया, उसी पे, तो उससे भी कोई मसला हल नहीं हुआ, कोई जवाब ही नहीं आया कि भाई ये इलीगल अपॉइंटमेंट दी। मैंने दोनों एडवर्टाइजमेंट, दोनों सर्कुलर जो इसके रिटायरमेंट, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वो और वो जो अपॉइंटमेंट का वो दिया, तो मेरे साथ जाती ये हुई कि उन्होंने आउट ऑफ वे मुझसे एक जूनियर बंदे को रिटायर किया, मैंने एक प्रेजेंटेशन दी, फिर मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में गया तो फिर मुझे डिग्रेड किया गया, जाली किस्म के शोकॉज नोटिस दे गए, वो भी प्रूव नहीं हो रहे थे। तो कोर्ट में कोई हियरिंग ही नहीं हो रही है। ब्यूरोक्रेसी को पता है कि इनको जितना हम लंबा करेंगे केस को लंबा चलेंगे। रिटायरमेंट को 1.5 साल हो गया है तो कोई फायदा ही नहीं हुआ है, कोई हियरिंग नहीं हो रही है। मतलब आप लोग जो रिपोर्टर्स हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी पे नजर नहीं रखते कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से ब्यूरोक्रेट हैं जो गलत काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो भी तो हमारे मुआशरे में एक नासूर बना हुआ है ना। पॉलिटिशियन पे तो हर एक बोलता है, ये तो है। तो आप इनका भी कोई सफेदाज करें। आपके पास प्रोग्राम्स होने चाहिए, 1 घंटे का एक चैनल भी दे, एक इदारे पे भी दे। आप किसी सिलसिला पैदा करें अपने अंदर सिस्टम में जो ये इंटरव्यू मतलब करता रहे। ठीक है जनाब, नहीं अच्छी सजेशन है बिल्कुल। ये अच्छा, ये बहुत अरसे से ये बात होती है कि ब्यूरोक्रेट्स असल डिसीजन मेकर्स वो होते हैं लेकिन सामने पॉलिटिशियंस को रखते हैं और बदनाम पॉलिटिशियंस होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं बाद में पतली गली से दुनिया में कोई शख्स आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना एक पटवारी और एक क्लर्क और एक SHO पहुंचा सकता है। मतलब ये तो है, ये अपनी जगह सच है, ये एक अलग बात है। मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज हैं, मतलब मैं आपको वैसे मिसाल दे दूं कि हमारी जो फेडरल IT मिनिस्ट्री है उसके जो इससे पहले मिनिस्टर थे वो तो खुल्लम खुल्ला कहते थे कि भाई मुझे तो IT के बारे में कुछ पता नहीं है। ज़ाहिर है वो MKM की वो आए थे उस पर, तो उन्होंने कहा जो मामला हैं वो सेक्रेटरी साहब ही देखते हैं। अब सेक्रेटरी साहब उस वक्त अकले कुल हैं और जिसको चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दें वो करते हैं। मिनिस्टर साहब को कहना है कि सर ये साइन कर दें आप, मिनिस्टर साहब ने बगैर पढ़े उसको साइन कर देना है। उसको आप ब्लाइंड ट्रस्ट फंसेगा मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट हमेशा, क्योंकि देखेंगे ये ना कदरन एक इनविजिबल तबका है हमें, हमारे लिए भी। जैसे राज साहब आप जो बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं, आपको इस बात का इल्म है क्योंकि आप इस चीज से गुजर रहे हैं। हाँ, मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है वो खुलेआम होता है, वो कुछ करता है वो खुलेआम होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि लोग कवर करना नहीं चाहते, कभी कभी कवर करना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि वो सारे फाइलों में काम हो रहा होता है और वो फाइल की रसाई कभी कभी आप तक होती ही नहीं है। लेकिन बात आपकी ऑन प्रिंसिपल आपकी बात सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं। रियाजुद्दीन है कराची से। जी रियाज साहब। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। तो मैं ये फरमा रहा था कि ये जो हमारे यहाँ जिना अस्पताल के पास जो कार्डियो अस्पताल है जी, तो वहाँ पर जो है ना आजकल सिस्टम जो OPD लग रही है ना उसके लिए बहुत परेशान है। एक तो हार्ट के मरीजों के लिए वैसे ही जो है ना आराम की जरूरत होती है। इसके अंदर ये हो रहा है कि रात को 10 बजे जाके जो है ना 9 बजे 10 बजे जाके लेन के अंदर लगते हैं और सुबह सारी रात लगे रहे हैं, सुबह तक जो है ना वो टोकन आके देते हैं। और वो भी ये होता है सुबह सर कि जो नए लोग आते हैं ना वो आगे घुसते हैं और बड़ी मुश्किल से लोगों को धक्का देते हैं। और आजकल जैसे कोरोना का सिस्टम चल रहा है तो इतने करीब लोग होते हैं सुबह कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं खुद हार्ट का मरीज हूँ, किसी के ऑपरेशन होते हैं
किसी का कुछ हुआ होता है और लोग इतनी परेशानी में आके चलें ये हम अपने रिपोर्टर को भिजवा करके ये चीज़ कवर भी करवा लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोरोना के दौर में अगर इस तरह से भीड़ लगेगी तो वहाँ फिर कोरोना ही स्प्रेड होगा, हार्ट की बात तो कहीं और रह जाएगी। फातिमा हैं हमारे साथ, डॉक्टर हयात हैं कोयटा, डॉक्टर हयात हैं कोयटा, सॉरी जी डॉक्टर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर हयात जी सर फार्मासिस्ट जी सर बोल रहा हूँ जी सर। जैसे आपको मालूम है पिछले 5 दिनों से कोयटा शहर में ग्रेन अलायंस जो कि मुलाजिमीन है धरना दिया हुआ है, वो है इजाजी धरना जी। वो 25% जो मुलाजिमीन फेडरल गवर्नमेंट ने परोडी में ऐलान किया था कि वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट ने 25% जो है इजाफे का ऐलान किया है। उन्होंने तमाम सूबों से कहा कि अभी मुलाजिमीन को ये 25% जो है तनख्वाह में इजाफा कर दें, मगर हमारी सूबाई हुकूमत जो है उसने अभी तक इजाफा नहीं किया। तो इसके लिए हमारी ग्रैंड अलायंस मुलाजिमीन पिछले 5 दिन से कोयटा शहर में मेन सेक्रेटरी चौक है वहाँ पर धरना दिया हुआ है। बिल्कुल। तो इसके लिए सूबाई गवर्नमेंट खासकर वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी जी इसकी कवरेज तो हो रही है, कवरेज तो हो रही है और बिल्कुल इस मामले को देखना चाहिए कि हुकूमत ने अगर किया है तो सूबाई हुकूमतों को भी करना चाहिए। वजह है फ़िलहाल इतना ही, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।